नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश पालीवाल एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। एक नया टॉपिक लेके आज हम बैलेट के बारे में बात करेंगे। बैलेट को कथा गीत या गाथा गीत बोला जाता है। इसके बारे में बैलेट के बारे में हम जब स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप लोगों के सामने एक शायरी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अच्छी लगे तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप आगे भी मेरे चैनल में मेरे मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ को देखना चाहते हैं और तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरी आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया करके आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा था कि शायरी से स्टार्ट करेंगे तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा इंटरेस्ट बनेगा। तो मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो शायरी है। तय है बदलना, हर चीज़ बदलती है। तय है बदलना, हर चीज़ बदलती है इस संसार में। तय है बदलना, हर चीज़ बदलती है इस संसार में। किसी का दिल बदल गया तो किसी के दिन बदल गए। किसी का दिल बदल गया तो किसी के दिन बदल गए। तो दोस्तों, इंग्लिश में एक कहा भी जाता है कि चेंज इजेंट नेसेसरी बट अकॉर्डिंग टू द टाइम मॉडिफिकेशंस आर नेसेसरी। दोस्तों, चेंज जो है वो आवश्यक नहीं है, परिवर्तन जो है वो ज़रूरी नहीं है, बट कहा जाता है जो समय के अनुसार जो मॉडिफिकेशंस है, मॉडिफिकेशंस का मतलब है जो आधुनिक, यानी कि उस चीज़ को जो हमारे पास पहले से ऑलरेडी है उसमें कुछ नया जोड़ देना, तो उसको मॉडिफाई कर देना, वो मॉडिफिकेशंस ज़रूरी हैं समय के अनुसार। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे टॉपिक दिखाई दे रहा होगा, टॉप पे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बैलेड। तो बैलेड यहाँ पे दिया है आपको। तो बैलेड का मतलब होता है कथा गीत या गाथा गीत। कथा गीत का मतलब क्या होता है, किसी ये जो है बैलेड है, बैलेड का जो लिटरेरी मीनिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। मीनिंग, द लिटरेरी मीनिंग ऑफ अ बैलेड इज़ अ डांस सॉन्ग। तो इसका जो साहित्यिक जो अर्थ होता है वो होता है डांस सॉन्ग, यानी कि एक ऐसा सॉन्ग जो क्या हो किस पे आधारित हो, डांस पे। दोस्तों, यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि हमारे घरों में जो आप सभी लोग जानते हैं कि जागर बोलते हैं। जागर में क्या होता है कि कहानी, कथा गीत, यानी कि गीत के माध्यम से किसी कथा को सुनाना। तो दूसरी मीनिंग इसकी होती है कि एक ये नरेटिव पोएम होती है या नरेटिव सॉन्ग बोल सकते हैं इसको। नरेटिव पोएम यानी कि पोएम के माध्यम से किसी कहानी को व्यक्त करना। नरेटिव पोएम का मतलब है नरेट करना, यानी कि वर्णन करना। कविता के जरिए अगर किसी कहानी को सुनाया जाता है तो वो वैलिड होगा। तो इसमें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इट हैज़ अ स्पेसिफिक मीटर एंड स्टेंजा फॉर्म। इसका अपना एक स्पेसिफिक मीटर होता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, स्टेंजा फॉर्म होता है। तो दोस्तों, इसमें अगला पॉइंट मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज बना रखे हैं, तो आप लोगों को इससे मदद मिलेगी। स्पेसिफिक मीटर होता है, मीटर क्या होता है इसका, इयाम्बिक पेंटामीटर में इसको लिखा जाता है। और इसके अलावा स्टेंजा फॉर्म होता है। स्टेंजा जो है 4 लाइन्स का होता है, 4 लाइन्स का स्टेंजा होता है, इसलिए इसको क्वाट्रेंस भी कहा जाता है। तो यहाँ पे अगली लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, बैलेट्स द बैलेट्स आर रिटन इन 4 लाइन्स स्टेंजा। जो अगली लाइन यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, बैलेट्स आर रिटन इन 4 लाइन्स स्टेंजा। जो 4 लाइन की स्टेंजा, 4 लाइन का एक स्टेंजा होता है जिसको क्वाट्रेंस बोलते हैं, कॉल्ड क्वाट्रेन इन इयाम्बिक पेंटामीटर। और लिखा किस में जाता है, मैंने जैसा कि अभी बताया, इयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। इयाम क्या है ये आप जानते हैं, जिसमें यू एस बोल सकते हैं, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है। उसके बाद फिर स्ट्रेस्ड सिलेबल। तो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज़ फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिलेबल बोल सकते हैं। अनस्ट्रेस्ड का मतलब है जिसमें जो नहीं पड़ता है, यानी कि कम पड़ता है कहने का मतलब है। और स्ट्रेस्ड का मतलब है जहाँ पे जोर बोलने में। तो अगला पॉइंट है यहाँ पे, फर्स्ट एंड थर्ड लाइन हैव 4 इयाम्बिक फीट। पहली और जो तीसरी लाइन है उसमें 4 इयाम्बिक फीट होते हैं। और इसके अलावा सेकंड और फोर्थ जो लाइन होती है उसमें 3 इयाम्बिक फीट होते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, बैलेट्स वर रिटन एंड संग इवन बिफोर चौसर्स पीरियड। चौसर का पीरियड था जो, यानी कि जो 14th सेंचुरी। चौसर का जन्म हम जानते हैं कि 1340 में हुआ था, तो 1400 तक चला था चौसर की एज। तो उस एज में ये क्या किए जाते थे, रिटन एंड संग, बैलेट्स वर रिटन एंड संग इवन बिफोर, उससे भी पहले कह रहा है, चौसर के पीरियड से पहले, यानी कि 14th सेंचुरी से भी पहले यूज़ किए जाते थे कह रहा है, यानी कि वर रिटन लिखे गए और गाए गए।
अगला है अ बैलेड इज़ रिटन इन इयाम्बिक मीटर, वी हैव ऑलरेडी टोल्ड, ये चीज़ हमने पहले ही बता दी। अ स्टेंजा ऑफ बैलेड इज़ कॉल्ड क्वार्टरेन, जो स्टेंजा होता है बैलेड का, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है क्वार्टरेन तो बैलेड का स्टेंजा होगा, 4 लाइन का स्टेंजा होता है। तो अगला पॉइंट है अदर मीनिंग ऑफ अ बैलेड, बैलेड की दूसरी मीनिंग जो हम बोल सकते हैं अ लॉन्ग सॉन्ग, एक लंबा गीत। मैंने पहले ही बताया कि गीत होगा तो सॉन्ग के माध्यम से, जैसे जागर में हमारे यहाँ गाय यानी कि गाने के माध्यम से जो है पूरा जागर सुनाया जाता है, तो वैसे ही और पोएम या कोई पोएम हो सकती है लंबी, जो क्या करती है दैट टेल्स अ स्टोरी, जो एक कहानी को बताती है। ऑफन अबाउट लव, यानी कि अधिकतर किस चीज़ के बारे में होती है, ऑफन अक्सर यानी कि लव के बारे में होती है, बट इसके अतिरिक्त भी हो सकती हैं। अगला पॉइंट है इट इज़ अ नरेटिव पोएम, यह क्या है, एक नरेटिव पोएम है। नरेटिव का मतलब होता है यानी कि वर्णन करने वाली, यानी कि जिसमें वर्णन किया जाता है, यानी कि किसी चीज़ के बारे में बताया जाता है, कहानी बोल सकते हैं जिसमें कहानी बताई जाती है। इट वॉज वेरी फेमस इन यूरोप इन मिडिल एज, यह जो थी यूरोप में बहुत फेमस थी, कौन सी एज में, मिडिल एज में, मिडिल एज में ये जो है यूरोप में बहुत ज़्यादा फेमस थी। इसके अलावा इसको अगला पॉइंट हमने बना रखा है कन्वर्सेशनल लैंग्वेज इज़ यूज इन इट, इसमें जो है कन्वर्सेशनल लैंग्वेज का यूज किया जाता था, यानी कि इज़ यूज्ड इन इट, प्रयोग की जाती है, कहने का मतलब है जो इसमें जो लैंग्वेज है, जो भाषा है वो कन्वर्सेशनल होती है, यानी कि जो संवाद में वार्तालाप में जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वही लैंग्वेज इसमें भी यूज़ की जाती है। सम लाइन्स और स्टेंजर आर रिपीटेड, और इसमें क्या होती है कुछ लाइनें और जो हैं स्टेंजर वो क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं। रिपीटेड जैसे सॉन्ग में जैसे लय होती ना, किसी चीज़ को हमने बोला तो उसी चीज़ को मेन, जैसे कोई भी गाना है या किसी भी चीज़ का, जैसे मैंने एक यहीं पे कोई लाइन बोल दी, जैसे मैं अभी शायरी बोल रहा था, मैंने कहा था तय है बदलना, हर चीज़ बदलती है इस संसार में, तो उसके बाद किसी का दिल बदल गया, किसी के दिन बदल गए, तो इसी चीज़ को फिर मैं, जो पहली लाइन है तय है बदलना, हर चीज़ बदलती है संसार में, ऐसे रिपीटेशन, यानी कि बोल सकते हैं उस लाइन को रिपीट कर देना ये, या क्योंकि क्या होता है कि जो मेन लाइन होती है, जैसे इस गाने में भी हमने देख रखा है, सॉन्ग की जो मेन लाइन होती है वो बार बार रिपीट होती है, तो ऐसे ही इसमें भी रिपीटेड कह रहा है, सम लाइन्स और स्टेंजर आर रिपीटेड, यानी कि रिपीट किए जाते हैं। इसके अलावा इसकी राइम स्कीम जो होती है दोस्तों, वो ए बी या ए बी सी बी हो सकती है। देखो ए बी कैसे होगी, इसमें देखो राइमिंग है तो सीधी सी बात रिपीटेशन तो होना ही है। ए बी जैसे होगी तो पहली लाइन को हमने ए मान लिया, राइम की स्कीम कैसे निकालते हैं, लास्ट जो लाइन का लास्ट जो वर्ड होता है उसके हिसाब से उसकी जो लय होती है, यानी कि रिदम होती है, राइम होती है, जो बोल सकते हैं उसके हिसाब से निकाली जाती है राइम स्कीम। तो उसमें ए बी, जैसे ए पहले वाले को मान लिया, दूसरे वाले को बी। अब दोस्तों यहाँ पे राइम स्कीम तब बनेगी जब उसी चीज़ को फॉलो करेगी। अब जो पहली लाइन है, जैसे वही लाइन फिर तीसरे वाले में फिर, यानी कि वही वर्ड तीसरी लाइन में फिर आ जाएगा, तो ए हो जाएगा। और बी जो बी वाले में आया, जैसे पहले वाले में साउंड था, दूसरे वाले में फायर हो गया सपोज, तीसरे वाले में फिर वाउंड ऐसे करके आ जाएगा, चौथे वाले में फायर, दूसरे में फायर था तो उसकी जगह लास्ट वाले में क्या आ जाएगा, कुछ ऐसे ही टायर करके। तो ऐसे ए बी ऐसे इसकी राइम स्कीम निकल जाएगी। तो और दूसरी राइम स्कीम इसकी क्या हो सकती है, जैसे ए बी है तो उसके बाद ए बी सी तो हो ही गया, फिर बी वाली जो राइम स्कीम है वो रिपीट हो जाएगी। तो स्टेंजा और जो लाइन कह रहा हूँ मैं रिपीटेड, यानी कि रिपीट यहाँ पे हो जाएगी, वो लास्ट का वर्ड यहाँ पे, तो राइम स्कीम से पता चल जाएगा। 4 लाइन की होती है, क्वार्टरन में होती है, ए बी इसकी राइम स्कीम हो सकती है, या ए बी सी बी हो सकती है। इसके अलावा लास्ट लाइन दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इयाम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, इसके बारे में लिखा है मैंने। इयाम्बिक पेंटामीटर होता है एक लाइन, अ लाइन ऑफ वर्स विद 5 मेट्रिकल फीट, एक लाइन जो है वर्स की, वर्स क्या होता है, वर्स मीन्स मेट्रिकल पोएम, कविता को ही वर्स बोलते हैं, तो जो मीटर में दी जाती है, विद 5 मेट्रिकल फीट, ये देखो किसके साथ, 5, जिसमें मेट्रिकल फीट होते हैं, यानी कि जो 5 चरणों वाली जो एक कविता होती है, फीट का मतलब है चरण से, ईच कंसिस्टिंग ऑफ 1 शॉट, और उसमें जो क्या होता है ईच कंसिस्टिंग, यानी कि जो कंसिस्ट करती है, यानी कि जो ऑफ 1 शॉट का मतलब है, शॉर्ट्स लेवल का मतलब है अनस्ट्रेस लेवल, जिसमें स्ट्रेस नहीं होता है, यानी कि कम होता है, कहने का मतलब है। फॉलोड बाई 1 लॉन्ग स्लेबल, लॉन्ग स्लेबल के द्वारा उसको फॉलोड किया जाता है, यानी कि स्ट्रेस्ड स्लेबल के द्वारा बोल सकते हैं, या जैसे वीक और स्ट्रॉन्ग स्लेबल बोलते हैं इनको। तो इसके अलावा दोस्तों कुछ इसकी यहाँ पे इसमें कुछ
मेन जो बैलेट्स हैं उनके बारे में, इंपॉर्टेंट बैलेट्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि पहला यहाँ पे टाइटल दे रखा है आपको रेलिक्स का, क्या है आप देख सकते हैं, रेलिक्स का एंशिएंट, रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री। इसमें ऑथर आपको दे रखा है बिशप पर्सी, ये पार्टली रिटन एंड पार्टली कलेक्टेड, इसका दे रखा है। फिर इसके बाद एशियन का दे रखा है आपको जेम्स मैकफरसन का हो गया। इसके अलावा प्राउड मेसी दे रखा है, सर वॉल्टर स्कॉट का दे रखा है। इसमें दी ले ऑफ द लास्ट मिस्टर, राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर है, कॉलेज का है। और ला वेल डेम सेंस मर्सी, ये जॉन कीट्स का हो गया। ब्यूटीफुल गर्ल्स ऐसे करके इसका वो है जो टाइटल है बोल सकते हैं, जो मीनिंग है इसकी। अगला है जॉन गिल्पिन का है, इसको जॉन गिल्पिन यहाँ पे टाइटल है, सॉरी, इसको कूपर ने लिखा है। इसके बाद राइम ऑफ द एंशिएंट वैगनर, एंशिएंट मैरिनर और एंशिएंट वैगनर, दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ें हैं, देखो एंशिएंट मैरिनर लिखा है कॉलेज ने लिखा है, और एंशिएंट वैगनर लिखा है विलियम मार्जिन ने लिखा है इसको। बैलेट्स एंड अदर पोएम्स ये लिखा है टेनिसन ने लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बैलेट्स एंड अदर पोएम टेनिसन का है। बैलेट्स एंड सोनेट्स जो लिखा है डीजी रोसेटी ने लिखा है, यानी कि दांते गैब्रियल रोसेटी ने। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस ये जो वीडियो लेक्चर है हमारे, या ऑडियो लेक्चर जो भी है, ऑडियो लेक्चर कह सकते हैं, वीडियो तो कहाँ पे, यहाँ पे आप देख भी रहे हैं काफ़ी हद तक। यहाँ पे ऑडियो के साथ साथ आपको जो स्टडी मटेरियल है वो भी प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वीडियो मटेरियल भी कह सकते हैं। तो दोस्तों जो भी है आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी इससे, मैं यही आशा करता हूँ। और आगे भी आप अगर मेरी आने वाली वीडियोज़ को देखना चाहते हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम आगे और भी अच्छा काम कर सकें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।